नवाज शरीफ, पहले इसकी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद जो है ना वो आगे चलते हैं। जस्ट स्किम थ्रू इट फॉर इट राइट। पैदाइश कब की है इनकी? ही वाज बोर्न ऑन December 25th 1949। ठीक है। फुल नेम हम सब जानते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जिसको नहीं भी आता था, इमरान खान ने इतनी दफा इसका नाम लिया है कि बच्चा बच्चा आप उसको याद हो गया है कि भाई ये कौन बंदा है। ठीक है। ये पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है। हिज फादर फाउंडेड द इत्तेफाक ग्रुप, ये याद कर लो, इत्तेफाक ग्रुप, इत्तेफाक ग्रुप। ये स्कैंडल्स में भी इन्वॉल्व था ग्रुप, इसने खूब लोन्स ली थी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने बिजनेस की तालीम हासिल की थी और फिर लॉ पढ़ा था लेटर ऑन। ठीक है। बिजनेस की तालीम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड देन लॉ पढ़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। 2 छोटे भाई हैं इनके, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ। ही इज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब। ठीक है। डज दैट मेक सेंस? इनका बैकग्राउंड इन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई बंदे नहीं थे कि ये, हालांकि इसके ऊपर नोट बना के लिख लें, दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए गो थ्रू करूंगा। ठीक है। देखें, जियाउल हक के दौर में बेटा इनकी जो स्टील मिल्स थी, इत्तेफाक ग्रुप को काफी लॉस हो रहा था। ठीक है। क्यों लॉस हो रहा था? बिकॉज ऑफ, सॉरी जिया नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे इनको बहुत लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ द नेशनलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है। जिया के टाइम पे इनकी जो मिल्स हैं उन्होंने थोड़ा बहुत रीगेन किया था, लेकिन जो लॉस हुआ था उतना ज्यादा रीगेन नहीं हो पाया था। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ही एंटर्ड पॉलिटिक्स। ठीक है। नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में आए 1976 के अंदर। ही ज्वाइंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि उस वक्त डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का मिक्सचर था। पंजाब के अंदर मैंने आपको इस चीज का जिक्र किया भी था। ठीक है। IJI, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। ठीक है। IJI को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी, इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब में 1980 में। ठीक है। पंजाब एडवाइजरी काउंसिल ज्वाइन की इन्होंने 1981 में। ठीक है। जिया को कन्विंस करने वाले ये थे कि इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करो। क्यों? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब नेशनलाइज की थी तो इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा था। तो इस वजह से ये जिया को वो कहते थे, ठीक है, कि आप वर्कड विद IJI अगेंस्ट PPP इन द इलेक्शन ऑफ 1988। बेनजीर भुट्टो जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो मैंने आपको बताया था ही वाज द वन जिसने बोला था कि भाई हमें जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो चलाना। IJI ने बोला था ना बेनजीर के टाइम पे कि हमें असेंबली के अंदर आई, और फिर 12 सीट से रह गए थे, 107 वोट्स मिले थे, 119 चाहिए थे। ठीक है। डज दैट मेक सेंस? चले, बेनजीर भुट्टो के रूल के बाद he became the 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1990। ठीक है। तो नवाज शरीफ का पहला टेन्योर 1990 में स्टार्ट हुआ। डज दैट मेक सेंस? अब आ जाते हैं इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। बहुत आसान है। सबसे पहली इनकी पॉलिसी थी प्राइवेटाइजेशन की। नवाज शरीफ का ये मानना था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, बेटा प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? नॉर्मल इंडिविजुअल्स, आप और मेरे जैसे लोग। पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को। किसको कहते हैं? नवाज शरीफ का ये मानना था कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर ही इकोनॉमी को तरक्की दे सकते हैं। He believed that a partnership between the private and public sector will boost the economy। इनका ये मानना था कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर ही तरक्की दे सकते हैं इकोनॉमी को। ठीक है। पहला। दूसरा, 1993 में नवाज शरीफ ने तकरीबन 115 इंडस्ट्रीज को खोल दिया था फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। 115 इंडस्ट्रीज को खोल दिया था फॉर, सर ये 115 याद करें भाई, आप देख लें, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है ओपन सेवरल। ये एग्जामिनर इतना ही खुश है लिखने में कि अगर वो आपसे इकोनॉमिक पॉलिसी पूछ रहा है नवाज शरीफ की, तो ये बच्चा बताए कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन पे बिलीव करता था, ये चाहता था मुल्क को अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है, और इस वजह से इसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ओपन कर दिया ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल PSO, PIA, PTCL। PSO का फुल फॉर्म सब बोलें क्या है?
वेरी गुड। PIA का, पाकिस्तान इंटरनेशनल, PTCL का, वेरी गुड, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने खूब पैसा फेंका, ठीक है। कहाँ के प्राइवेट इन्वेस्टर्स, लोकल प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी और फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी, लोगों ने खूब पैसा फेंका, लोगों के हाथों में वेल्थ जमा होना शुरू, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुई, ठीक है। लेकिन किसके हाथों में हुई वेल्थ एक्यूमुलेशन बेटा, पंजाब की रिच फैमिलीज के लिए। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, ये इस पॉइंट का क्या है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ वाली जो बात है, दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबको समझ आ गई ये बात। पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, खड़े हो सीधे, पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, पॉलिसी ऑफ प्राइवेट, बस सिंपल एज दैट। दूसरा पढ़े, दूसरा ये था कि इन्होंने बैंक्स बनाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट के लोगों का जो पैसा नेशनल इकोनॉमी में लगा हुआ है या नेशनल बैंक्स में लगा हुआ है, उसको विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करवाते हैं ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स डाल सकें, ठीक है। अलाइड बैंक और MCB बैंक की मिसाल है, इसमें से नेशनल जो मनी था वो विड्रॉ कराया गया ताकि प्राइवेट लोग उसमें पैसा डाल सके, ताकि प्राइवेट लोग उसमें पैसा डाल सकें, ठीक है। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म हाउएवर क्या था कि ब्लैक मनी जो है ना वो अब प्राइवेट लोगों का वो इधर उधर से घुसाकर वो सीधा बैंक के उसमें डाल रहे थे। डज दैट मेक सेंस? प्राइवेट लोगों को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट की, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बॉन्ड्स, बॉन्ड सबको पता है क्या होते हैं, प्राइस बॉन्ड्स। अब प्राइस बॉन्ड्स में क्या होता है, प्राइस बॉन्ड्स में ये होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है प्राइस बॉन्ड, तो जो प्राइवेट लोग होते हैं वो प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ प्राइस बॉन्ड लुक्स लाइक, ये प्राइस बॉन्ड है, ठीक है। लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे जो ब्लैक मनी होता है वो भी चेंज होके किसमें बन जाता है, व्हाइट मनी में। तो बैंकिंग के थ्रू जब भी पैसा गुजरता है तो वो ब्लैक की जगह, सही है। तो नवाज शरीफ ने ये पॉलिसी निकाली कि प्राइवेट लोग बैंक्स में डालें, तो उससे खूब ब्लैक मनी का भी जो है ना वो आया लोगों के पास मौका कि इसको हम व्हाइट शो करें एमनेस्टी या स्कीम्स के जरिए, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी नवाज शरीफ की पॉलिसी ये थी, इसने प्राइवेट एयरलाइंस को इजाजत दी कि आप आके ऑपरेशंस करें। एग्जाम्पल है एरो एशिया एंड भोजा एयरलाइंस, लर्न दिस, ठीक है। ये न्यू एयरलाइंस थी, इससे क्या हुआ, PIA के लिए रेवेन्यू कम हो गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का रेवेन्यू कम हो गया। चौथा, नवाज शरीफ ने बहुत सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, ठीक है। गाजी बरोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और गवादर मिनी पोर्ट, these two are the most important of the projects of Nawaz Sharif's first tenure. Does that make sense? ठीक है। पांचवें पे आए, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए नवाज शरीफ ने बाहर से येलो टैक्सीज मंगाई, नवाज शरीफ ने बाहर से येलो टैक्सीज मंगाई, और वो येलो टैक्सीज नौजवानों को बोला कि आप गवर्नमेंट से येलो टैक्सीज लें, ठीक है, और उनको चलाएं और उनसे पैसा अर्न करें। अब आप पूछे सर वो येलो टैक्सी फ्री में मिल रही थी, किस पर मिल रही थी, लोन्स पर, किस पर मिल रही थी, लेकिन लोगों के लिए कारोबार बढ़ा। यार ये पता है कौन सी टैक्सीज है जो पहले नहीं टैक्सीज होती थी येलो कलर की, आप लोगों ने देखी है, बहुत कम लोगों के पास अब वो टैक्सीज रह गई है, ठीक है, समझ गए बात को। तो येलो टैक्सीज जो थी वो नवाज शरीफ ने मंगाई थी बाहर से ताकि लोगों को ये दे सके, सो उससे लोगों का रोजगार बढ़ सके, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू प्रोवाइड इनकम। He imported privatized yellow cab taxis and offered the youth people to run them. A scheme was launched to provide these taxis on loans.
सही है, इससे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिली। गवर्नमेंट के लिए ये कॉस्टली स्कीम थी क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी लोन्स को रीपे करने के लिए फेल हो गए। बहुत सारे लोगों ने टैक्सीज लोन पे ले तो ली, लेकिन वो लोन उतारे नहीं जा सकी उनसे। तो इससे हुआ क्या, नवाज शरीफ को वो लोन्स पे करनी पड़ी, जो कि इसने खुद के स्टील मिल के कारोबार, कौन सा ग्रुप था, इत्तेफाक ग्रुप, ठीक है, इसके अब्बा जान ने शुरू किया था, ठीक है, उससे जो है ना वो रीपे करी। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। इसी तरह फार्मर्स को आसान लोन दिए जा रहे थे HYV सीड्स खरीदने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए, ट्यूबवेल्स लगाने के लिए, ठीक है। 1991 में इसने ट्रीटी साइन की और बोला सब प्रोविंसेस को बराबर तरीके से इंडस का पानी दिया जाएगा फॉर एग्रीकल्चर। इससे यूनिटी और पीस आई प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नवाज शरीफ ने he extended the membership of ECO to all Central Asian Muslim countries। अब ये क्या है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सुने, रशिया में जो सेंट्रल एशियन ममालिक थे, फॉर एग्जांपल ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, समझ गए बात को। तो ये जो सारे रीजन्स थे, इन लोगों को नवाज शरीफ ने इजाजत दी कि आप जो है वो आकर ECO ज्वाइन करें, ताकि एक मजबूत मुस्लिम ब्लॉक बन सके। मुस्लिम ब्लॉक का क्या मतलब है, ट्रेडिंग अथॉरिटी या ट्रेडिंग पावर। मुस्लिम ब्लॉक का, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ब्लॉक है, BLOC ब्लॉक, इस तरह ECO जो है वो एक इदारा था जो अपॉर्चुनिटी देता था मुस्लिम कंट्रीज को कि वो यूनाइट हो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ब्लॉक बनाया जा सके। नवाज शरीफ बहुत ज्यादा अच्छा प्रोमोटर था जिया की इस्लामाइजेशन पॉलिसीज का। इस वजह से इसने बैतुल माल एस्टेब्लिश किया टू रिमूव पॉवर्टी। जिया ने क्या एस्टेब्लिश किए थे, ज़कात काउंसिल्स। क्या एस्टेब्लिश किए थे, ज़कात काउंसिल्स। ही बिगेन टू बिल्ड अ मोटरवे, ठीक है, लाहौर टू इस्लामाबाद, ताकि ट्रेड बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से इसने पाकिस्तान के जो जिया ने कर्ज लिए थे, ठीक है, वो उतारने के लिए, लोन्स उतारने के लिए इन्होंने पेमेंट्स की, ताकि पाकिस्तान का कर्जा कम हो जाए। इन्होंने औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रियल जोन बनाया था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इनकी सिंध में कंट्रीब्यूशन थी। कहां पर, सिंध में, ठीक है, सिंध कराची कर ले एक ही बात है। लेकिन MQM और PPP ने अपोज किया इसको, MQM और PPP ने इसको अपोज किया। डज दैट मेक सेंस? ये नवाज शरीफ की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। सबसे पहली पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन की थी, 115 के करीब इंडस्ट्रीज, PSO, PIA, XYZ, ठीक है, PTCL, इनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया। ये नुकसान क्या हुआ इसका, नुकसान ये हुआ कि वेल्थ जो है वो एलीट क्लास के पास एक्यूमुलेट होती रही, जिस तरह अयूब के दौर में हुई। बैंक्स को प्राइवेट कर दिया, नेशनल मनी बैंक्स में से निकाला, जैसे अलाइड बैंक और MCB बैंक के में से पैसे इसने निकाले, प्राइवेट लोगों को बोला आप डालो। नुकसान क्या हुआ, ब्लैक मनी प्राइवेट लोग जो है ना वो अब चैनलाइज कराना उन्होंने बैंक्स के थ्रू स्टार्ट किया। तीसरा, प्राइवेट एयरलाइंस को इजाजत दी, जैसे एरो एशिया और भोजा एयरलाइंस। नुकसान क्या हुआ, PIA की रेवेन्यू कम हो गई। चौथी पॉलिसी, गाजी बरोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और गवादर मिनी पोर्ट बनाए गए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ट्रेड बूस्ट हो। पांचवा, येलो कैप टैक्सीज मंगाई बाहर से, यंग लोगों को बोला कि आप ये सस्ती लोन्स पे खरीदें। इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी थी और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वाली लोन्स भी थी। लोगों ने ली, लोगों को रोजगार मिला, सक्सेस। नुकसान क्या हुआ, गवर्नमेंट के लिए ये स्कीम बहुत कॉस्टली बन गई, क्योंकि जो लोग थे वो टैक्सेस को जो लोन्स है उसको रीपे नहीं कर पाए। तो नवाज शरीफ को अपने खुद के स्टील मिल के रेवेन्यू में से, इत्तेफाक ग्रुप के रेवेन्यू में से पे करना पड़ा। छठा, फार्मर्स के लिए HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और ट्यूबवेल्स लगाने के लिए लोन्स दिए गए। 1991 में प्रोविंसेस में झगड़े फसाद ना हो पानी के लिए, सिंध, पंजाब, NWFP और बलूचिस्तान सब इकट्ठा रहे।
इसलिए इसने एक पैक्ट साइन किया, अग्रीमेंट बनाया, सारे प्रोविंसेस को बोला सबको इक्वल मिलेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बोला कि आप आए, आप ज्वाइन करें इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO, वहां ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ब्लॉक बना सके। दुनिया की तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो मिलकर एक इकोनॉमिक ब्लॉक बना सके। बैतुल माल बनाया, इट वाज सेम एज, इसकी इंस्पिरेशन बेटा कहां से ली थी इसने? जिया के इस्लामाइजेशन रिफॉर्म से। पाकिस्तान की बहुत सारी लोन्स जो कि जिया ने ली थी उनमें से चंद लोन्स को इसने रीपे किया, यानी पाकिस्तान का नेशनल डेट कम हुआ ज्यादा हुआ? कम हो गया, नेशनल डेट कम हुआ। और इसी तरह औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रियल जोन बनाया सिंध कराची प्रोविंस के अंदर, सिंध प्रोविंस के अंदर, लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ने इसको अपोज किया। डज दैट मेक सेंस? आर वी ऑल क्लियर ऑन हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? कोई सवाल है? कोई रिफॉर्म पूछना चाहते हैं? कोई सवाल या कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म पूछना चाहते हैं? नहीं। इस्लामिक रिफॉर्म्स के ऊपर आए, कंजर्वेटिव पॉलिसीज भी कहा जाता है इसको। इस्लामिक रिफॉर्म्स को कंजर्वेटिव पॉलिसीज भी कहा जाता है। जिया की इस्लामाइजेशन पॉलिसी को इसने कंटिन्यू किया और शरीयत बिल निकाला। क्या निकाला? शरीयत बिल। अगर 4 मार्क में सवाल आ जाए शरीयत बिल, 2 तो पॉइंट यहां से ले लो। नवाज शरीफ ने निकाला, कब निकाला? 1991 में। शरीयत बिल में ये बोला गया था कि होली कुरान और सुन्ना जो है वो सुप्रीम लॉज है। होली कुरान एंड सुन्ना आर द सुप्रीम लॉज। होली कुरान एंड सुन्ना आर द सुप्रीम लॉज। ऑपोजिशन ने इसको अपोज किया। फॉर एग्जाम्पल PPP ने इसको अपोज किया, ऑपोजिशन अपोज्ड इट। उन्होंने बोला कि हर चीज में इस्लाम को लाना ठीक, आप वैसे ही जिया ने इतना ज्यादा लाया, आप और लेकर के आ रहे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म, इस्लामिक रिफॉर्म, कंजर्वेटिव पॉलिसीज की ये थी कि नवाज शरीफ ने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन को ये टास्क दिया कि आप सजेशंस करें, आप रिपोर्ट्स बनाएं कि हम जिया के इस्लामाइजेशन पॉलिसीज को मजीद बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। जिया के इस्लामाइजेशन पॉलिसीज को मजीद बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन ने ये बोला नवाज शरीफ को कि अगर आप चाहते हैं कि इस्लामाइजेशन और बेहतर हो तो हम कुछ कमेटीज बनाते हैं। इस्लामिक वेलफेयर कमेटी बनाई गई, शरिया एस्टेब्लिशमेंट कमेटी बनाई गई। तीसरा, ब्लास्फेमी लॉज निकाले गए। अगर कोई प्रॉफिट को इंसल्ट करता था तो जिया ने ये बोला था उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी, लाइफ टाइम जेल होगी। नवाज शरीफ ने इस लॉ को स्ट्रिक्ट कर दिया। पेनल्टी, सॉरी, सेंटेंस टू डेथ पेनल्टी मिलेगी उसको। क्या मिलेगी? अगर कोई बदबख्त, अगर कोई बेवकूफ रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है तो ब्लास्फेमी कहते हैं, इंसल्ट करता है प्रॉफिट मोहम्मद की पर्सनालिटी को, तो ये कहा नवाज शरीफ ने कि जिया तो उसको लाइफ टाइम जेल में डालता था ना, मैं उसको डेथ की पेनल्टी दूंगा। डज दैट मेक सेंस? कोई इशू यहां तक? ठीक है। जिया के इस्लामाइजेशन रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये माना जाता है शरीयत बिल। सर हम वो नहीं लिख सकते बैतुल माल इस्लामाइजेशन इसके इस्लामिक पॉलिसीज में? यस, यू कैन आल्सो राइट बैतुल माल। ठीक है। बैतुल माल क्यों बनाया था? टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू रिड्यूस पॉवर्टी। डज दैट मेक सेंस? जिया की इस्लामाइजेशन पॉलिसी कंटिन्यू की इसने, शरीयत बिल निकाला 1991 में जिसमें ये बोला गया कुरान एंड सुन्ना टॉप मोस्ट लॉज है। ऑपोजिशन ने क्रिटिसिज्म किया था, ऑपोजिशन ने बोला आप बहुत ज्यादा हैवी डोमिनेंस दे रहे हैं, रिलीजन और गवर्नमेंट को इस तरह साथ साथ नहीं करें। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन के पास गया नवाज शरीफ, इसने बोला मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं, आप मुझे सजेस्ट करें मैं किस तरीके से इस्लामिक रिफॉर्म जो जिया के थे इस्लामाइजेशन को बढ़ा सकता हूँ, मुल्क में इस्लाम की और तरक्की करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन ने इस्लामिक वेलफेयर कमेटी सजेस्ट की और शरिया एस्टेब्लिशमेंट कमेटी सजेस्ट की।
इसी तरह तीसरा, ब्लास्फेमीज लॉज स्ट्रॉन्ग किए गए। अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट करता था तो उस बेवकूफ शख्स को, जिया ये कहता था कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, लेकिन इसने बोला मैं उसको डेथ पेनल्टी दूंगा। और बैतुल माल इज अ कॉमन इकोनॉमिक एंड इस्लामिक रिफॉर्म, तो उसको आप इकोनॉमिक में भी डाल सकते हैं, इस्लामिक में भी डाल सकते हैं। आर वी ऑल क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? अब आ जाए जियाउल हक की साइंस एंड न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर। जियाउल हक की साइंस एंड न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर। जी सॉरी, ओ सॉरी, हाँ मैं असल में कलर चेंज कर रहा था ना, उसमें मेरा ध्यान था। बिल्कुल, नवाज शरीफ की साइंस एंड न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। साइंस रिसर्च सेंटर्स बनाए गए, फॉर एग्जांपल जिन्ना एंटार्क्टिक स्टेशन। 1992 के अंदर पाकिस्तान को मेंबरशिप दिलाई नवाज शरीफ ने साइंटिफिक कमेटी ऑन एंटार्क्टिक रिसर्च के ऊपर। सिकार इसका जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में, सार्क और सिकार, लेकिन सार्क इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1992 में पाकिस्तान को एसोसिएट मेंबर बनाया गया साइंटिफिक कमेटी ऑन एंटार्क्टिक रिसर्च, SCAR इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, रिकॉग्नाइज शॉर्ट फॉर्म है, मैं अपनी तरह से क्रिएट नहीं कर रहा। न्यूक्लियर प्रोग्राम इसने बढ़ाए, एटॉमिक प्रोग्राम को चलने दिया, लेकिन मसला ये हुआ कि हमारी यूएसए के साथ बातचीत खराब हो गई। यूएसए चाहता था कि हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करें। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या थी? जो बच्चा बताएगा, जो सजा में हो, बेवकूफों, जो बच्चा बताएगा उसको बिठा दूंगा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, पहले बताओ किसको आता है, क्या थी इसका जिस्ट क्या था? तुम्हें आता है? ट्राई कर लो, बताओ। गलत जी, गलत, हाँ गलत, समझाया होगा है ना। तुम बताओ, नहीं तो खड़े हो जाओ, बताओ। नहीं आता? नहीं आता, खड़े हो जाओ, चलो। नहीं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी जिसमें बड़े बड़े ममालिक ने साइन करके ये बोला था हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को, यूज को, ट्रांसपोर्टेशन को और मूवमेंट को मिनिमाइज कर दिया जाए ताकि जंग, तीसरी न्यूक्लियर जंग, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। ये बेसिक एम था न्यूक्लियर। तो अमेरिका ये चाहता था पाकिस्तान ना सिर्फ न्यूक्लियर छोड़ दे बनाना, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी ड्रॉप कर दे, बल्कि इसके साथ साथ क्या करे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करे। लेकिन नवाज शरीफ ने बोला कि मैं सिर्फ तब साइन करूंगा अगर इंडिया भी इसको साइन करेगा। डज दैट मेक सेंस? तो नवाज शरीफ ने बोला कि मैं, अच्छा यूएसए इतना उतावला था, वो ये कहता था कि पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर के ऊपर बंद कर दी ना रिसर्च और बनाना बंद कर दिया न्यूक्लियर, बोले थे कऊता लेबोरेटरीज वगैरह सब बंद करो और ये कदीर खान, अब्दुल सलाम जैसे लोगों को हटाओ, अगर तुम लोगों ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बंद कर दी तो यूएसए तुम्हें खूब इकोनॉमिक एड देगा, खूब इकोनॉमिक एड देगा, ठीक है। तो यूएसए ने हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए एड ऑफर की, ठीक है। नवाज शरीफ ने क्या बोला? नवाज शरीफ ने, तो कौन होगा, चलिए देखते हैं। खैर, तो नवाज शरीफ ने बोला कि मैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो सिर्फ तभी साइन करूंगा जब इंडिया भी उसको साइन करेगा, ठीक है। तो लेकिन नवाज शरीफ ने हकीकत में अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पाकिस्तान में रोकी नहीं थी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने, और अभी हम उसके दूसरे टेन्योर में देखेंगे इसने न्यूक्लियर के साथ क्या किया था, सही है। डज दैट मेक सेंस? इसी तरह चश्मा न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया था चाइना की मदद से, ठीक है। और कराची न्यूक्लियर, कनौज वगैरह याद है ना, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इसी तरीके से
1993 के अंदर नवाज शरीफ ने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग बनाया। वहां पर न्यूक्लियर साइंसेस पढ़ाई जाती थी, न्यूक्लियर डेवलपमेंट एटॉमिक प्रोग्राम नवाज शरीफ ने खूब चलाया। डज दैट मेक सेंस? साइंस एंड न्यूक्लियर पॉलिसी समराइज करते हैं। साइंस रिसर्च सेंटर्स बनाए गए, फॉर एग्जांपल जिन्ना एंटार्क्टिक स्टेशन। नवाज शरीफ ने 1992 में पाकिस्तान को एक एसोसिएट मेंबर बनाया स्कार्ड का। तीसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सटेंड किया, एटॉमिक प्रोग्राम चलने दिया। इससे यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो गए, हम न्यूक्लियर क्राइसिस में आ गए। यूएसए ने हमें बोला अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोको, हम तुम्हें एड देंगे। नवाज शरीफ ने बोला ठीक है मैं रोकने को तैयार हूं अगर इंडिया भी जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। पाकिस्तान में न्यूक्लियर काम चलता रहा। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया चाइना की मदद से। किसकी मदद से? और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपग्रेड किया गया, एक्सपैंड किया गया इस प्रोजेक्ट को। 1993 में नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिश किया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। डज दैट मेक सेंस? अब कौन पूछना ना किसी और टीचर से ये बात पूछ लो, जाओ। नोट्स में तो मैंने भी नहीं डाला ना, लेकिन पूछो ये बात, जाके पूछो कि नवाज शरीफ ने फिर रोकी या चल। तो एड हमारा कम हो गया, इसको लिख लें, ये क्रिटिसिज्म है इसका। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो रीजन समझ आया कि किस तरीके से हमने न्यूक्लियर। सीधे खड़े हो वरना एक पैर पे भी आ जाओगे, बुरा होगा वो ज्यादा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सबको समझ आ गए पॉलिसीज? अब आते हैं इसके ऊपर के व्हाई नवाज शरीफ फेल फ्रॉम ऑफिस, रीजंस फॉर डाउनफॉल। ठीक है, आ जाए। पहला रीजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल। पहला रीजन क्या है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल। व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? बोलें, देखें। हाँ बोलें, क्या होती है कोऑपरेटिव? वाह यार, जबरदस्त शामिल। तुमने कहाँ पढ़ा ये? स्कूल में पढ़ा था? अच्छा, 7 लाख लोगों को। अभी 2 मिनट है, इसके साथ वो करते हैं थोड़ी सी बातचीत। चलें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, बोलो सर ये बेवकूफाना सवाल कर रहे हो, आप खुद भी सेक्रेटरी हो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के, एवरशाइन स्माइलिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स को लोन्स देती हैं और मेंबरशिप ग्रांट करती हैं। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर आल्सो कॉल्ड म्यूचुअल सोसाइटीज या बिल्डिंग सोसाइटीज। ये इकोनॉमिक्स तो मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन फिर भी चलो लिख लो। ये क्या होती है बेटा? दे टेक money from members against issuance of membership। ठीक है, और बेटा ये उसके बदले यहाँ से लोन देती है, अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करती हैं। डज दैट मेक सेंस? दे टेक मनी फ्रॉम मेंबर्स अगेंस्ट इशुएंस ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, जैसे नीचे एवरशाइन सोसाइटी है। ठीक है, अब स्कैंडल क्या हुआ? मेन चीज ये बेटा, स्कैंडल ये हुआ कि 1992 में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड करने लगी। हुआ क्या? पंजाब के अंदर ये कहा जाता है कि तकरीबन 7 लाख लोग, उन्होंने अपना पैसा अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रखवाया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको डिविडेंड भी देती थी। हुआ क्या? जब बहुत सारा पैसा जमा हुआ तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन लोगों ने लोन्स देना शुरू की इत्तेफाक ग्रुप के लोगों को, बड़ी बड़ी लोन्स। एक वक्त ऐसा आया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को चलाने के लिए पैसा करप्ट हो गई सोसाइटीज। तो 7 लाख लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लाकर जो है ना वो सोसाइटीज में दी थी, और वो पूरी की पूरी डूब से क्या हुआ होगा? नवाज शरीफ को पॉपुलैरिटी मिली,
लोगों ने बोला ये हमारे पैसे खा गया, ये हमारे। इसमें हाल में रिसेंट में पाक फिदाई में हुआ था, ये पाक फिदाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये हुआ था। नेशनल इंटरेस्ट रेट 14%, वो 18% दे रहे थे। जब आपको इतना हैवी इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो लोगों ने अपना पैसा वहां पर डिपॉजिट किया कि हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिले। सब जब करोड़ रुपए जमा हुआ सब लेके भाग गए। सही है, अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया। कोई मसला यहाँ तक? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल नहीं बनाओ मेरे सामने शक्लें, मैं वो 60 साल की टीचर नहीं हूँ जो तुम्हारी भोंडी शक्लें देख के बिठा देगा तुम्हें। खड़े रहो, चले आगे। ठीक है, ये जो मैंने इस चीज का जिक्र कर दिया, ये जो सोसाइटीज हैं इन्होंने बेटा किसको लोन किया था? इत्तेफाक, यानी ये नवाज शरीफ के ग्रुप को, फैमिली मेंबर्स को लोन कर रही थी। ठीक है, अब हुआ क्या, नवाज शरीफ ने ये लोन्स रीपे तो कर दी, लेकिन इसकी रेपुटेशन खराब हो गई। तो फर्स्ट रीजन ऑफ डाउनफॉल, अगर ये सवाल आएगा तो आप लिखेंगे नवाज शरीफ फेल फ्रॉम द ऑफिस इन 1993 फॉर द फर्स्ट टाइम because of different reasons। सही है, इस तरीके से लिखेंगे। Firstly, by 1992, the cooperative societies which he had established या which were established during his government were found to be fraudulent। ठीक है, उन्होंने फ्रॉड किया था। As many as 7 lakh people had invested in these societies, and these societies granted billions of rupees in terms of loans to the members of the Ittifaq group या to the members of Nawaz family। They did fraud, ठीक है, and people soon found that they had lost their savings। ठीक है, Nawaz Sharif got unpopular, though he repaid the loans in 1993 by 1993, but it was in vain because it had brought him a lot of unpopularity। लोग जो आम लोग थे उनको तो पैसा नहीं मिला ना भाई वापस, वो परेशान हो गए इससे। ठीक है, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत तबाह हो गई। दूसरा आ जाए, इकोनॉमिक इश्यूज क्या हुए नवाज शरीफ की रीन के अंदर। बेटा पहला इकोनॉमिक इश्यू ये हुआ कि चूंकि नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट स्टार्ट रखी, यूएसए ने हमें एड देना बंद कर दी, इससे हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन वीक हुई, स्ट्रॉन्ग वीक हो गई, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो गई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फॉरेन कैपिटल के लिए खुला कर दिया। फॉरेन कैपिटल के लिए यानी इसने बोला अगर कोई बाहर के लोग पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको इजाजत है, वो लगा सकते हैं। ये उम्मीद कर रहा था कि मैं लगाऊंगा तो बाहर का पैसा मेरे मुल्क में, लेकिन लोगों ने एज सच इंटरेस्ट शो नहीं किया। फॉरेन रेमिटेंसेस आना बंद हो रही थी, फॉरेन रेमिटेंसेस आना बंद हो रही थी, कम आ रही थी। याद है मैंने तुम्हें बताया था जिया पढ़ाते हुए कि जितना हमें अफगान मेरिकल से नहीं आया उससे कई ज्यादा जो है ना वो हमें फॉरेन जो है ना वो रेमिटेंस आती थी। फॉरेन रेमिटेंस क्या होती है? अगर आपने जवाब दिया ठीक है, नहीं तो एक टांग। फॉरेन रेमिटेंस क्या होती है? फॉरेन रेमिटेंस क्या होती है बोले? पाकिस्तान के लोग जो बाहर काम कर रहे थे वो अपने घर वालों को पैसा देते हैं। तो जिया के टाइम पे कितने तकरीबन लोग काम कर रहे थे बाहर? बैठ जाओ, ठीक है, चलें आगे। सही है, तो ये 3 बातें हो गई। इसी तरीके से बेटा एक बैंक थी, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, जो कि कोलैप्स कर गई 1991 में। अब इसका बड़ा मजे का सीन है, ये 1971 में आगा हसन आबिदी ने ये बैंक बनाई थी। ठीक है, बैंक किसने बनाई थी? Who was the founder of this bank? आगा हसन आबिदी, 1971 में। 10 साल बाद लोगों को पता चला कि ये बैंक फ्रॉड करी है। तो हवा में बात तो नहीं होती है ना, जब बात फैलना शुरू हुई तो बाहर के ब्रिटिश अकाउंटेंट्स या ब्रिटिश जो है ना वो ऑफिशियली क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स आए, उन्होंने बोला कि हम ये देखना। क्यों पता है? 1971 में आगा हसन आबिदी ने बैंक बनाई, 10 साल के टाइम पीरियड में ये दुनिया की 7वीं तरीन लार्जेस्ट और अपने बैंक बनी। ठीक है, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI 7वीं तरीन। तो लोगों को शक गया, जब वो आए इंस्पेक्शन हुई, बाहर से ब्रिटिश अकाउंटेंट्स आए, उनकी कमेटी आई, उनकी टीम आई, जब उन्होंने आगे इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने बोला इन्होंने फ्रॉड किए, मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैनिपुलेशन की है, और उस बैंक को फ्रॉडी करार देकर बंद कर दिया गया। ठीक है,
कोई मसला? तो 1991 में 20 साल चली ये बैंक और बंद हो गई। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला? तो जब बैंक बंद हुई तो जो इन्वेस्टर्स थे उनके लाखों मिलियन बिलियन रुपए डूब गए। बेटा इन्वेस्टर्स कौन थे, गवर्नमेंट थे या प्राइवेट? क्योंकि इसने प्राइवेटाइजेशन की हुई थी ना, बैंक में खूब पैसा मंगा रहा था। डज दैट मेक सेंस? सबको इकोनॉमिक इश्यू समझ आ गए? पहला इकोनॉमिक इशू ये था कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट नवाज शरीफ ने कंटिन्यू रखी, तो यूएसए ने हमें लोन देना, फाइनेंशियल एड देना बंद कर दिया, फाइनेंशियल एड देना बंद कर दिया। ठीक है, इससे हमारी गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टी पैदा हुई। दूसरा, इसने ये उम्मीद की कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर मैं फॉरेन कैपिटल आने दूंगा तो लोग, बाहर के लोग मेरे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएंगे और उस पैसे को मैं यूज करते हुए जैसे मोटरवेज बनाना है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको यूज करूंगा, न्यूक्लियर लेबोरेटरीज बनानी है, इदारे बनाने। लेकिन एज सच फॉरेन कैपिटल आया नहीं। इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंसेस आना डिक्रीज हो रही थी। और चौथा, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स कोलैप्स कर गई 1991 में, जब एक ब्रिटिश टीम आई, उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड है बैंक। क्यों फ्रॉड बोला? क्योंकि 1971 में ये बनी थी, आगा हसन आबिदी ने बनाई थी और कुछ ही साल में ये 7वीं लार्जेस्ट और रिच बैंक बन गई थी दुनिया की। तो हुआ ये था, जब वो लोग आए तो उन्होंने बोला कि ये जो बैंक है इसमें लैंडिंग प्रैक्टिसेस गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ इलीट लोगों को पैसा दे रही है और मनी फ्रॉड हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो खैर बहरहाल ये बैंक को जब क्लोज किया गया तो बेचारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के करोड़ रुपए इसमें डूब गए। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? चौथा देखें, क्लाशनकोव कल्चर। मैंने आपको बताया था अफगान मिरेकल से हमें 2 नुकसानात हुए थे, गन्स की स्मगलिंग हो रही थी और ड्रग्स की। तो जो गन्स हैं वो लोकल टाउन्स में इजीली मिल रही थी, इससे क्या हुआ, किडनैपिंग बढ़ी, ब्लास्ट बढ़े, मर्डर बढ़े। जैसे ऐसा लग रहा था कि वेपन्स का सैलाब आ गया है, वेपन्स का सैलाब। इससे पता है एक और मसला हुआ, जो ट्राइबल इश्यूज थे ना वो भी बलोच पठान से लड़ने लगे, पठान बलोच से, सिंधी महाजिर से। तो ये ट्राइबल और एथनिक इश्यूज बढ़ गए, एथनिक इश्यूज बढ़ गए। सो दीज एथनिक इश्यूज बढ़ गए। कोई मसला? कई लाखों लोग चर्च में पड़ चुके थे, कई लाखों लोग। इतने हालात खराब हुए कि नवाज शरीफ ने बोला था मैं जापान की ट्रिप करने जा रहा हूं, लेकिन उसको वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी थी, उसको वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी थी। ठीक है, नवाज शरीफ ने हेल्प मांगी पुलिस की, लेकिन उससे एज सच कोई फायदा। नवाज शरीफ ने अवाम को बोला कि आप ड्रग्स और वेपन्स के यूज को बंद कर दें, आप ड्रग्स एंड वेपन्स के यूज को बंद कर दें, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो नवाज शरीफ ने निकाला 12th अमेंडमेंट। क्या निकाला? 12th अमेंडमेंट, जिससे इसने बनाए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स, ताकि गन वालों को, ड्रग्स वालों को फौरन जो है ना वो सजा। लेकिन जो ऑपोजिशन है उसने इसको क्रिटिक किया, बोला ये जानबूझ के निकाला है ताकि हमारे बंदों को ये जेल में डाल सके। ठीक है, ऑपोजिशन अपोज्ड इट, ऑपोजिशन लिखो, ऑपोजिशन अपोज्ड इट। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला? क्लाशनकोव कल्चर तीसरा रीजन था, ये 7 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्कर के वाई रीजंस फॉर डाउनफॉल, 7 मार्क्स में। ठीक है, इनमें से कोई से भी 3 लिखने होंगे आपको। चले, क्लाशनकोव कल्चर क्या था? अफगान मिरेकल से हमें इकोनॉमिक एड तो मिल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो रेफ्यूजीज यहाँ पर आ जा रहे थे वो अपने साथ बड़ी बड़ी बंदूकें ला रहे थे। तो ये कल्चर बन गया था, यानी पेशावर वाली साइड पर बड़ी बड़ी बंदूकें अगर लेके आप नहीं घूमते थे तो आपको समझा जाता था आप डरपोक हो। ये कल्चर बन गया था, इस वजह से इसको कहा जाता है क्लाशनकोव कल्चर। गन कल्चर आम हो गया था, हर कोई इतनी बड़ी बड़ी लेके बंदूकें घूम रहा था, ठीक है, हाथ में। तो उससे हुआ क्या, गन्स लोकल टाउन्स में आना शुरू हुई, किडनैपिंग्स बढ़ी, इसी के साथ साथ बॉम्ब्स हैं वो फटने लगे हर जगह जगह पर, ठीक है, किलिंग्स होना शुरू हुई। नवाज शरीफ ने पुलिस की मदद ली, फायदा नहीं हुआ, अवाम को आके बोला आप ड्रॉप करें, तो अवाम ने तो सुना अनसुना कर दिया। ठीक है, हुआ क्या, नवाज शरीफ को निकालना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में 12th अमेंडमेंट, ठीक है, जिसके जरिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाए गए।
ठीक है, हालात इतने खराब थे कि उसने को अपनी जापान की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हर प्रोविंशियल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा, तो हिंदू में मुसलमान ये लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा चालू, तू पश्तो है मैं पख्तून हूँ, तू पश्तो है मैं बलोची हूँ, लड़ना आपस में शुरू। ठीक है, लैंग्वेज की उस पर भी क्यों लड़ना शुरू हुए? क्योंकि अब हथियार आ गए। अब अगर आज हथियार आ जाते तो मैं ऐसे ही करते हैं ना हम, सजा देने के लिए। सही है। और फिर सबसे बड़ा मसला चौथा, डिसएग्रीमेंट्स विद गुलाम इसाक खान। सुनना जरा इस बात को। हाँ बिल्कुल जिंदा है। ठीक है, गुलाम इसाक खान के साथ इसकी डिसएग्रीमेंट्स हुई। क्या हुई? देखो, हुआ ये था कि जनरल आसिफ जो है उसकी डेथ के बाद, जनरल आसिफ कौन थे? जनरल आसिफ जो है वो उस वक्त के हमारे आर्मी चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी आसिफ नवाज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, उनकी डेथ के बाद नवाज शरीफ ये चाहते थे कि वो खुद का बंदा लाए। नवाज शरीफ चाहता था कि मैं, तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला? बेनजीर और इसकी जीआई की क्यों आपस में बहस हो? वो भी यही कह रही थी ना, मिलिट्री, जुडिशरी, सिविल, हाई ऑफिसर्स में मैं अपॉइंट करूं। गुलाम इसाक खान कहता था ये प्रेसिडेंट का राइट है। गुलाम इसाक खान ने बगैर नवाज शरीफ को बताए अब्दुल वहीद को अपॉइंट कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ही अपॉइंटेड जनरल अब्दुल वहीद। और नवाज जब वो अपॉइंट हो गया उसके चंद मिनट बाद नवाज शरीफ को पता चला कि ये अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, सो इससे हुआ क्या? डिसएग्रीमेंट्स हुए। नवाज शरीफ, ये पहला रीजन था डिसएग्रीमेंट का। इसी तरह नवाज शरीफ ने ये कोशिश की कि मैं 8th अमेंडमेंट को रिपील कर सकूं, जस्ट लाइक, और किसने ये कोशिश की थी? लेकिन कर नहीं पाया। उल्टा, he became a victim of the 8th amendment. He became a victim of the 8th amendment. अप्रैल 19 को गुलाम इसाक खान ने 8th अमेंडमेंट यूज करके नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? चौथा रीजन क्या था? डिसएग्रीमेंट्स विद गुलाम इसाक खान। अपॉइंटमेंट्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट हुई। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दी। ठीक है, जनरल आसिफ जब डेथ हुई उनकी, तो वो चाहते थे, नवाज शरीफ चाहता था कि भाई मैं अपना बंदा लेके आऊं, लेकिन अब्दुल वहीद, जनरल अब्दुल वहीद को गुलाम इसाक खान ने अपॉइंट कर दिया। इससे डिसएग्रीमेंट्स हुई। नवाज शरीफ चाहता था 8th अमेंडमेंट खत्म करूं, सेकंड टेन्योर में इसने आके खत्म कर दिया। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे किया। ठीक है, लेकिन गुलाम इसाक खान ने इसको करने नहीं दिया, अनसक्सेसफुल रहा। और इसके साथ साथ अप्रैल 19 को गुलाम इसाक खान ने 8th अमेंडमेंट यूज करके नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला यहाँ तक? अब मजे की बात आती है। नवाज शरीफ ने इसके डिसीजन को प्रोटेस्ट किया। नवाज शरीफ ने इसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ गुलाम इसाक खान गलत है, गुलाम इसाक खान गलत है, नवाज शरीफ को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। नवाज शरीफ को दोबारा बनाया गया। ये और गुलाम इसाक खान आपस में बातचीत कर रहे थे कि कोई सोल्यूशन निकल आए, लेकिन दोनों की कोई भी अग्रीमेंट बन, तो दोनों को ये रियलाइज हुआ। खतरा ये हो रहा था कि हालात खराब हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं। खतरा ये था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपस में इतना लड़ रहे हैं कि कौन टेक ओवर कर लेगा दोबारा से हमारा मार्शल लॉ। ये खतरा था। तो दोनों नहीं चाहते थे मार्शल लॉ आए, सीधी सीधी बात है। तो दोनों ने अपनी ऑफिस से रिजाइन कर दिया। दोनों ने अपनी ऑफिस से रिजाइन कर दिया। चेयरमैन ऑफ द सेनेट वसीम सज्जाद को बनाया गया प्रेसिडेंट, और वर्ल्ड बैंक के एक सीनियर ऑफिशियल मोहिद्दीन अहमद कुरैशी, उनको बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। कोई मसला यहाँ तक? उन लोगों ने इलेक्शंस करवाए अक्टूबर 1993 में। आईजीआई टूट चुकी थी। अब नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कैंपेनिंग कर रहा था? फॉर मुस्लिम। एमक्यूएम ने इलेक्शंस बॉयकॉट किए। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौके का फायदा उठाया, इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार के साथ अलायंस किया, इलेक्शंस जीते। बेनजीर भुट्टो बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, और फारूक अहमद लेगारी को प्रेसिडेंट बनाया गया। फारूक अहमद लेगारी कौन सी पार्टी से था? पीपीपी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वर फ्रॉम, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे लेगारी ने इसको फारिग कर दिया।
Does that make sense? So this was the tenure, first tenure of Mian Mohammad Nawaz Sharif. ठीक है.